देखो भाई, जो आज की क्लास होगी वो महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, और ओवरऑल आप जो नॉलेज बढ़ने के हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी जो आज की क्लास होगी। आज की क्लास में संविधान का बिल्कुल जो बेस होता है, संविधान का बिल्कुल बेस पढ़ने की काम करेंगे हम। डाल लीजिए संविधान, और संविधान भी हम भारत का संविधान कहां से निकल के किस प्रकार आता है वो सारी चीजें देखने का काम करेंगे हम। भारत का जो संविधान होगा, देखो भारत का संविधान और विश्व का संविधान, इन दोनों में क्या अंतर होता है। विश्व में बहुत सारे देश होते हैं, तो भारत के संविधान और विश्व के संविधान में थोड़ा बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत भी नहीं कह सकते हम, बहुत बड़ा अंतर भी कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान होता है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान में आता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो चीज आपके दिमाग में नहीं आती वो सारी चीज संविधान में लिखी होती है। आप संविधान खोलिए, संविधान को पढ़िए, संविधान की जानकारी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। सारी चीजें संविधान में लिखित होती है। जो संविधान होगा, भारत का संविधान कहां कहां से बन करके आता है, किस प्रकार आता है, तो दो तीन चीज, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैं एक बार जब एक्ट बाय एक्ट करवाऊंगा तब सारी चीजें करवाऊंगा आपको। लेकिन जो संविधान की मूलभूत समझ होती है, संविधान एक्चुअली में टिका हुआ किस चीज पर है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी। बहुत सारे नॉर्मली क्वेश्चन, वन डे एग्जाम वाले क्वेश्चन इसी में से निकल जाते हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन। देखो जो संविधान होता है, मुख्यतः जो संविधान होगा भाई, मुख्यतः तीन तत्वों पर टिका होता है, तीन इकाइयों पर टिका होता है जो संविधान होता है। संविधान तीन इकाई कौन कौन सी होंगी? जब आप भारत में आओगे, जब आप एक नागरिक के रूप में भारत में आओगे, एक व्यक्ति के रूप में भारत में आओगे, तो आपको अधिकार दिए जाएंगे, रहने के लिए राज्य दिए जाएंगे, आपके ऊपर कोई ना कोई निरंतर कार्य करने के लिए एक ना एक गठित इकाई बनाई जाएगी, उस इकाई द्वारा आप पर शासन किया जाएगा। तो जो संविधान होगा वो मुख्यतः तीन बातों को दोहराता है। पहली बात, आप व्यक्ति होंगे, इधर लिख लो पहली बात, जब ऐसी बात है व्यक्ति, पहली बात क्या हो गया, आप व्यक्ति। अब जो भारत का संविधान होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात व्यक्ति की करता है, तीन ही चीज की बात करता है पूरा संविधान। आप खूब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इन तीन चीज से अलग संविधान में कुछ नहीं मिलता आप लोगों को। पहला बात जो होगी वो किसकी होगी मेरे भाई? व्यक्ति की। अब व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति भारत में आए, नागरिक बन चुके, अब उनको रहने के लिए राज्य चाहिएगा। तो दूसरी बात किस चीज की गई मेरे भाई? राज्य की। दूसरी बात किस चीज की गई? राज्य की भाई। तो राज्य हो गया, व्यक्ति हो गया। अब देखो जो व्यक्ति होंगे उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो उन्होंने राज्य बना दिया। संविधान ने दूसरी इकाई राज्य जोड़ दी। इसके बाद तीसरी इकाई कौन सी जोड़ता है? जो राज्य होगा और जो व्यक्ति होंगे, इन दोनों को कंट्रोल में करने के लिए, अपनी तानाशाही तो चलाएंगे नहीं, कंट्रोल में करने के लिए एक और इकाई चाहिएगी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? सरकार। जिसे क्या कहते हैं हम? सरकार कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलने लगती है। जो भारत का संविधान है, एक बात एक पेज पे कहीं को ऊपर नीचे लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज, जो भारत का संविधान होता है, भारत के संविधान में मूल रूप से जो भाग दिए जाते हैं, भारत के संविधान में मूल रूप से 22 भाग है मेरे भाई, 23वां भाग नहीं है, 24वां भाग नहीं है। ये जो लिखते हैं ना कि 25 भाग 24 भाग, एक्चुअली में वो है ही नहीं। भाग तो केवल भारत के संविधान में 22 ही है वर्तमान में भी। इसके बाद अनुच्छेद, जो अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल भी 395 ही है मेरे भाई, ना कि 475 495, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल भी कितने हैं मेरे भाई? 395 ही आर्टिकल है मूल रूप से संविधान में। तो जो संविधान में 395 आर्टिकल, भाग 22, इसके बाद अनुसूचियां बढ़ी हैं भाई, बस अनुसूचियां, शेड्यूल, अनुसूची बढ़ी है, 8 थी 4 बढ़ गई, तो कितनी होगी? 12 अनुसूची। वर्तमान में 12 अनुसूची है संविधान में। संविधान में केवल अनुसूची बढ़ी है, कोई भाग नहीं बढ़ा, कोई आर्टिकल नहीं बढ़ा। बस आर्टिकल बढ़े भी हैं तो आर्टिकलों के पार्ट बढ़ा दिए गए, जैसे 19 के 6 पार्ट जोड़ दिए गए, 21 का 1 जोड़ दिया गया, ऐसे करके आर्टिकलों के पार्ट तो बढ़ाए गए हैं भाई, लेकिन संविधान में कोई भाग और कोई भी छेद नया नहीं बढ़ाया, नहीं जोड़ा। देखो जो सरकार होगी, यह व्यक्ति होगा,
यह राज्य होगा। व्यक्ति और राज्य दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक इकाई जोड़ी जाती है, इसे कहते हैं हम संविधान। संविधान का प्रारंभ भाग 1 से हो जाता है, जिसमें संघ की बात की जाती है कि भारत आर्टिकल 1, भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो किसकी बात है? संघ की बात है। राज्य क्षेत्र की बात है, तो किस में रखा जाएगा? भाग 1 जो होगा वो राज्य में रखा जाएगा। आर्टिकल कितने से लेकर भाई? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हमने राज्य को दिए, राज्य बनाया। इसके बाद हम आते हैं नागरिकों पर। नागरिकों को हमने क्या दिए? संविधान ने क्या दिया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता। अब नागरिकता भी तो चाहिएगी ना, व्यक्ति तो आगे भारत में, वो किस अधिकार से रहे? वो रहेंगे नागरिकता के अधिकार से। किसके अधिकार से मेरे भाई? नागरिकता के अधिकार से। ये जो नागरिकता होती है संविधान के भाग 2 में दी जाती है। संविधान के भाग 2, भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद कितने से लेकर के? 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किस में दी जाता है? नागरिकता का प्रावधान। व्यक्तियों को नागरिकता दे दी। अब नागरिकता तो दे दी उन लोगों को, अब कुछ ना कुछ उन्हें अधिकार भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें राइट्स भी तो चाहिए। तो दूसरी बात, संविधान ने व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होंगे मेरे भाई वो कौन से भाग में जोड़ दिए गए? संविधान के भाग 3 में। आर्टिकल कितने से लेकर के? 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 जोड़ दिया गया, जिसमें आपको मौलिक अधिकार दे दिए गए। अब आपके पास मौलिक अधिकार भी है, अब आपके पास क्या होने चाहिए? आपकी कुछ ड्यूटी होती है देश के प्रति, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है मेरे भाई। आपको वो भी तो कर्तव्य भी तो पूरा निभाना है ना। तो आपको कुछ कर्तव्य दिए गए, जिन्हें हमने क्या कहा? मौलिक कर्तव्य कहा। जिन्हें हमने क्या कहा मेरे भाई? मौलिक कर्तव्य कहा गया। किस भाग में रखे गए? भाग 4A, भाग 4A में रखा गया। और आर्टिकल 1 ही है बस, आर्टिकल 1 ही जोड़ा गया, 51A, 51A जोड़ दिया, बात खत्म। व्यक्तियों को इतने अधिकार, मूलभूत समझ के लिए इतना काफी है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कंप्लीट होने जा रहा भाई। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 1235, आर्टिकल 511 और आर्टिकल 1-4, इतनी बात कंप्लीट। राज्य के पास आते हैं। जो संविधान ने राज्य को पहले क्या दिया? राज्य का दर्जा दिया, संघ बनाया, भारत बनाया। इसके बाद राज्य के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, जिन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देश तत्व। राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसा कार्य करिए, जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना, रोजगार देना, साफ सफाई का काम करना, ये सारे राज्य को दिए जाते हैं। ये आपके रखे जाते हैं भाई भाग 4 में। भाग 4 में आर्टिकल कहां से लेकर के? 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक ये सारी चीजें रखी जाती है। देखो, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A कंप्लीट हो जाता है। ये राज्य के काम हो गए, राज्य इस प्रकार कार्य करेगा। ये व्यक्तियों के काम हो गए कि व्यक्ति इस प्रकार कार्य करेगा। बात करते हैं सरकार की। सरकार आपके ऊपर किस प्रकार कार्य करेगी? राज्य के और व्यक्ति के ऊपर, नागरिक के ऊपर किस प्रकार काम करेगी? देखो, नागरिक होना, नागरिकता और व्यक्ति, अंतर होता है दोनों में। देखो, एक तो होता है व्यक्ति, एक होता है नागरिक। व्यक्ति और नागरिक दोनों में अंतर होता है भाई। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, कोई भी आदमी व्यक्ति कहलाएगा। इंडोनेशिया का आपके यहाँ आ जाए, इंग्लैंड का यहाँ आपके यहाँ आ जाए, अमेरिका का यहाँ का आपके यहाँ आ जाए, कोई भी दुनिया का, संसार का व्यक्ति अगर आपके यहाँ आ जाता है तो क्या कहलाता है? व्यक्ति कहलाता है। यदि वही व्यक्ति आकर के नागरिकता ग्रहण कर ले, भारत की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो व्यक्ति क्या बन जाता है? भारत का नागरिक। आपके पास नागरिकता है तो आप भारत के नागरिक हो। और दूसरी बात, जो नागरिकता का प्रावधान लिया जाता है भाई भाग 2 में, जो नागरिकता का प्रावधान है वो अपने भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है भाई? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में क्यों लिया जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब क्या है? कि जो संघ होगा, संघ का एक नागरिक होगा, 2 नागरिक नहीं होते संघ के,
एक ही नागरिक होगा। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, ना कि नागरिक। नागरिक तो आप भारत के हो, बस नागरिक। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहे जाते। आप उत्तर प्रदेश के तो ये कह सकते हो कि मैं वासी हूं, रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, इतनी बात कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। क्यों? क्योंकि नागरिक तो भारत का एक ही होता है, भारत का नागरिक। ठीक, नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है, इतनी बात ध्यान समझना। इसके बाद जो ये ब्रिटेन से ले गए। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से ले गए मेरे भाई? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहां से ले जाते हैं? यूएसए से। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए जाते हैं मेरे भाई? आयरलैंड से लिए गए भाई। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए। इसके बाद देखो, समझो भाई, देखो जो सरकार होगी, सरकार भी दो प्रकार की होती है। सरकार भी दो प्रकार की होती है। इंपोर्टेंट चीजें अब अभी बिल्कुल बेस स्टार्ट हो जाता है, कोशिश करना बहुत अच्छी तरीके से समझने की। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। एक होता है भाई केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। अब ये जो केंद्र सरकार होता है, इसकी भी 3 इकाई होती है मेरे भाई। इसकी भी कितनी इकाई होती है? 3 इकाई। देखो मैं ये साफ कर रहा हूं, आप इन्हें ध्यान से देख लेना, इन्हें उतार लेना, कॉपी कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन बड़ा होएगा मेरे भाई। ये जो केंद्र सरकार है, इसे भी यहां से रफ कर रहा हूं मैं, भाग 4 को। आप इन्हें एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज उतार लेना। देखो ये जो केंद्र सरकार होती है, ये केंद्र सरकार के भी मुख्यतः 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं जी? एक तो होती है विधायिका, एक होती है विधायिका। विधायिका मतलब होता है विधि बनाना, कानून बनाना। एक होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका होती है, और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करना। न्यायपालिका का मतलब होता है कहीं ना कहीं न्याय करना। सभी कई कई प्रकार की होंगी। जो केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन 3 इकाई होती है। इनमें से जो विधायिका होती है, देखो भाई विधायिका के होते हैं 2 अंग। एक तो राष्ट्रपति, भाई भारत में कानून बनाने का कौन काम करता है? विधायिका। विधायिका में कौन कौन होता है? संसद या राष्ट्रपति। दूसरी होती है संसद। संसद, तभी तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। संसद होगी। अब संसद के भी 2 सदन होते हैं मेरे भाई, एक तो लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा, इंपोर्टेंट बात, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। जब कोई भी लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है तो कहां पर पहुंचता है? संसद में। संसद उसे कहां पर पहुंचाती है? राष्ट्रपति के पास। इंपोर्टेंट बात, लोकसभा राज्यसभा। अब इसकी 1-2 बात है, जैसे जो लोकसभा सदन होगा वो इसे कहते हैं हम लोकप्रिय सदन। कैसा सदन? लोकप्रिय। क्यों? क्योंकि आपके चहेते बैठे होते हैं लोकसभा में, जिन्हें आप चुन करके भेजते हो, आपके प्रिय होते हैं लोकसभा में। लोकप्रिय सदन कहते हैं इसे। दूसरी बात, इसे निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। दूसरी बात क्या मेरे भाई? इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन। अगली बात, निम्न सदन के साथ साथ यह सदन, देखो लोकसभा जो होती है, आपके द्वारा सरकार बैठाई जाती है, तो आप इसे विघटित कर सकते हो। विघटित हो सकती है। यह सदन जो होता है विघटित अर्थात भंग हो सकता है। इसके बाद इसके मैक्सिमम सदस्य पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। मैक्सिमम सदस्य इसके 550 + 2 होते हैं। ये जो 2 मैक्सिमम सदस्य जो होते हैं ना, इन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो वर्तमान में हटा दिया जाता है। वर्तमान में 104वां अमेंडमेंट होता है, और उस 104वें अमेंडमेंट द्वारा जो ये 2 सदस्य होते हैं भाई, वो अब वर्तमान में नहीं होते। अभी वर्तमान में कितने होते हैं? 550। लेकिन जो वर्तमान में लोकसभा में बैठे हैं वो 550 दिन बैठे, वो 545, जिनमें 2 एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए गए। मैक्सिमम सदस्य। राज्यसभा की बात करें, इसे उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। उच्च सदन। उच्च सदन क्यों कहते हैं जी? क्योंकि इसमें आप लोग वोट नहीं करते। जब आप लोग वोट नहीं करते तो आप इसे गिरा नहीं सकते, इसलिए क्या कहा जाता है? ये उच्च सदन कहा जाता है। ये भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद अच्छा, इसका कार्यकाल लिख लेना भाई। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखो एक अमेंडमेंट होता है आपका 44, पहले होता है 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया, 5 से बढ़ा करके। लेकिन
फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। इसके बाद इसका जो कार्यकाल होता है मेरे भाई, वो होता है 6 साल का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। इसमें से प्रत्येक 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से, अपर हाउस से, उच्च सदन से। इसके बाद जब आप इसमें चुन के नहीं बैठाते किसी लोगों को, तो आपको हटाने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है ये विघटित नहीं हो सकता, विघटित नहीं हो सकता। ये सदन राज्यसभा विघटित नहीं हो सकता। इसमें मैक्सिमम सदस्य की बात करें तो इसमें मैक्सिमम सदस्य होते हैं मेरे भाई 238 प्लस 12। 238 प्लस 12 क्यों लिखे? 238 तो चुन के आते हैं, जिन्हें आप लोग तो चुनते नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से और इसका प्रत्यक्ष रूप से। ये 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अपने 4 सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इस चीज को लिख लो। ये जो 12 सदस्य होते हैं इनमें से 3-3 करके लिए जाते हैं: कला, साहित्य, समाज सेवा और नंबर 4 आता है मेरे भाई विज्ञान। विज्ञान विज्ञान ये 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्टों के जो विशेषज्ञ होते हैं, इन 4 विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो सदस्य 12 उच्च सदन में अर्थात राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं। ये लोकसभा होगी, ये राज्यसभा होगी, संसद, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो हम एक बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भाग 5 में। विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र सरकार की कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है भाई। केंद्र सरकार की कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थायी कार्यपालिका, नंबर 1 स्थायी कार्यपालिका, नंबर 2 अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, जो स्थायी कार्यपालिका होगी और अस्थायी कार्यपालिका होगी, अंतर होता है थोड़ा सा। स्थायी कार्यपालिका जो होती है भाई, जो सेटल हो जाते हैं, जो केंद्र सरकार के एक तरीके से कह सकते हो, जो केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, स्थायी रूप से जो नौकरी करते हैं, जो केंद्र सरकार की स्थायी रूप से नौकरी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका। मैंने अभी बताया था, जो कार्यपालिका होगी उसका मतलब होता है काम करना। वो काम स्थायी रूप से भी करती है, अस्थायी रूप से भी करती है। स्थायी रूप से कौन लोग काम करते हैं? जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकारी ड्यूटी जो करते हैं, उनको कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। जैसे आप एसएससी के थ्रू किसी नौकरी में भर्ती हो जाओ तो आप क्या बन जाओगे? स्थायी कार्यपालिका, ना कि अस्थायी। आपको कोई हटा नहीं सकता, आप स्थायी रूप से काम कर रहे हो। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है मेरे भाई? वो कार्यपालिका जो अस्थायी रूप से कार्य करे। जैसे केंद्र सरकार के सारे मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे A to Z, वो सब कहां पर आएंगे? अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे। क्यों आएंगे जी? क्योंकि आप इन्हें हटा सकते हो। यहां पर लिख लीजिए गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति, सभी गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति जो केंद्र सरकार के अधीन आएंगे, स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी में क्या आएंगे? पूरा मंत्री परिषद जो होगा, जो सारे मंत्री होंगे जो आप चुन करके बैठाते हो, प्रधानमंत्री तलक भी अस्थायी कार्यपालिका में, राष्ट्रपति भी अस्थायी कार्यपालिका में। क्यों आता है? क्योंकि इनका संविधान ने टाइम निर्धारित किया है 5 साल। 5 साल बाद आप दूसरा व्यक्ति चुन लो, दूसरा सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति दूसरा चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्थायी कार्यपालिका होगी। स्थायी जो न्यायपालिका होती है, आपको बताओ न्यायपालिका तो केंद्र सरकार में, या सबसे बड़ी न्यायपालिका कह दो भारत में कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं जिसे, सर्वोच्च न्यायालय। ये अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा जाता है? अंतिम अपीलीय न्यायालय। आप इससे बाहर जाकर के कोई भी अपील नहीं कर सकते। कर सकते हो, मैं बता दूंगा, अपील भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जाया जा सकता। लेकिन एक भाई देखिए, जिस प्रकार केंद्र सरकार के जो अंग बताए अभी केंद्र सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको एक बार इसे उतार लेना, सारी चीजें इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम समझेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जिस प्रकार हम अब समझेंगे राज्य सरकार के बारे में। देखो, राज्य सरकार का मतलब होता है राज्य की सरकार, जो राज्य में काम करती है, वो सारी चीजें। जो राज्य की सरकार होंगी मेरे भाई,
वो भी 3 तत्वों से मिलकर के बनती है, 3 इकाइयों से मिलकर के बनती है। नंबर एक बनती है आपकी, ऐसे लिख लो, न्यायपालिका कार्यपालिका। जैसे पहली बनती है विधायिका। देखो, राज्य सरकार के अधीन या राज्य के अधीन भी एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है मेरे भाई, और दूसरा होता है न्यायपालिका। सारी चीज बड़े ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस है, बिल्कुल संविधान का बिल्कुल बेस, समझ में आने वाली बात। जो राज्य सरकार होगा उसका जो विधायिका अंग होगा, अर्थात विधि बनाने का काम, जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है, विधि बनाने का काम किसका होता है यहाँ पर? एक तो होता है राज्यपाल का भाई, राज्यपाल का होता है, और दूसरा किसका होता है मेरे भाई? विधानमंडल का। किसका होता है? विधानमंडल का। अब ये विधानमंडल देखो, कई कई राज्यों में विधानमंडल 2 सदन का होता है, कई कई राज्यों में विधानमंडल 2 सदन का नहीं होता। जैसे आपका भारत की बात करें तो भारत में मात्र 6 राज्यों के पास विधानमंडल है। विधानमंडल का मतलब होता है 2 सदन, 2 सदन होना, ना कि 1 सदन। कई राज्यों में विधानमंडल 1 सदनीय है, द्विसदनीय नहीं है। तो राज्यपाल, जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति सर्वोच्चम होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल सर्वोत्तम होता है। जैसे विधानमंडल, अब विधानमंडल के भी कितने अंग होते हैं मेरे भाई? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा एक होता है मेरे भाई, विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद। देखो, ये विधानसभा और विधान परिषद इंपॉर्टेंट सदन है, इसी प्रकार के सदन है। जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी प्रकार विधानसभा विधान परिषद होती है। जैसे विधान परिषद की सबसे पहले बात करें तो इसका जो इलेक्शन होता है, इसका जो चुनाव होता है राज्य के अधीन, किसका होता है? विधानसभा का जो इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसा भाई? प्रत्यक्ष रूप से। जिस प्रकार लोकसभा का इलेक्शन होता था, उसी प्रकार विधानसभा का इलेक्शन होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल लिख सकते हैं आप, कार्यकाल कितना है मेरे भाई? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 वर्ष। इसके बाद देखो, जिस प्रकार लोकसभा है ना, ये तो सेम टू सेम है, बस कहां बदलेंगी? सदस्यों की संख्या बदल जाती है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या अलग होगी, भाई विधानमंडल है तो विधानमंडल तो राज्य का होता है। क्यों? उत्तर प्रदेश में कुछ अलग सदस्य होंगे, विधान परिषद के उत्तर प्रदेश के कुछ अलग सदस्य होंगे, महाराष्ट्र के अलग होंगे, तमिलनाडु के, इन वगैरह जो भी होगा, जिस भी राज्य की विधानमंडल होगा तो उसके सदस्य अलग अलग होते हैं। बाकी सेम टू सेम है, जैसी लोकसभा होती है, जैसी राज्यसभा होती है हमारे राज्य में, वैसा ही विधानमंडल होता है और विधान परिषद और विधान सभा होती है। देखो, कार्यकाल, प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका। देखो, इसकी बात, एक दो बात इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका जो चुनाव होता है मेरे भाई, जो निर्वाचन होता है, उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या मतलब होता है? कि आप प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, आप डायरेक्ट वोट नहीं डाल सकते वहां पर। जो कार्यकाल होता है इसका मेरे भाई, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। जो इसका कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद कार्यकाल की बात होगी, इसके 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्य, इंपोर्टेंट। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। टोटल कार्यकाल कितना है? 6 साल का। इंपोर्टेंट चीज होती है, ये होता है राज्य का, ये होती है राज्य सरकार, और ये होती है केंद्र सरकार। इंपोर्टेंट चीज है भाई बहुत। आज ही समझ में आ जाएगा कि राज्य सरकार क्या अंग है, लोकसभा कहां पर होती है, राज्यसभा कहां होती है, विधानसभा विधान परिषद कहां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसी प्रकार कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं। कार्यपालिका के 2 अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो स्थायी, भाई देखो, केंद्र में भी तो स्थायी है, केंद्र में भी स्थायी होता है तो राज्य में भी स्थायी होंगे ना। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाओ तो क्या हो जाएगा? आप स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आओगे। आप राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हो, स्थायी रूप से काम कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गए आप तो स्थायी रूप से काम कर रहे हो, तो आप किस में गिने जाओगे भाई? स्थायी कार्यपालिका में। जो मंत्री होंगे, जितने भी राज्य के मंत्री होंगे, राज्य की मंत्री, केंद्र की मंत्री नहीं मेरे भाई, केंद्र के मंत्री कहां पर बैठेंगे जाकर के? इसकी कार्यपालिका में। इसके जो 2 अंग बताए थे ना केंद्र सरकार के, स्थायी और अस्थायी, जो केंद्र के मंत्री होंगे वो यहां पर बैठेंगे जाकर के, और जो राज्य के मंत्री होंगे वो कहां पर आएंगे? इस वाली चीज में, अस्थायी कार्यपालिका में सारे मंत्री होंगे। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि आप इन्हें हटा सकते हो, 5 वर्ष के बाद आप इन्हें हटा सकते हो। इसके बाद ये बात हो जाती है इसकी कार्यपालिका की। इसके बाद जो न्यायपालिका होती है, राज्य में आपको पता है हाईकोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो लिख सकते हो हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय।
अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या होता है? जो हाई कोर्ट के अंडर, अर्थात किसी कोर्ट के अंडर जो न्यायालय होते हैं उनको क्या कहा जाए, जो कोर्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है मेरे भाई? अधीनस्थ न्यायालय। जैसे जिला कोर्ट हो गया आपका, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है सरकार के बारे में। ये राज्य सरकार थी, ये केंद्र सरकार थी। केंद्र सरकार का प्रारूप समझे, राज्य सरकार का प्रारूप समझे। राज्य आप समझ चुके बहुत अच्छी तरीके से। राज्य क्या होता है? राज्य को, आप व्यक्ति थे, सरकार ने आपको राज्य दिया, राज्य दिया। आप व्यक्ति थे, पहले आपको नागरिकता दी, आपको मौलिक अधिकार दिए, आपको मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ ड्यूटी दी, कर्तव्य दिया। इसके बाद संविधान ने आपको राज्य दिया रहने के लिए। अब राज्य की भी कुछ ड्यूटी दी, डीपीएसपी में लिखी होती है, जो बहुत सारी चीज उसकी दी, जैसे उसका राज्य क्षेत्र, सीमा परिवर्तन, वो सारी चीज, भाग 1, वो सारी चीज आपका राज्य में रखा गया। तो अब इसके बाद आप सबको नियंत्रण करने के लिए एक सरकार का गठन किया गया। किसको? राज्य को, व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए संविधान ने सरकार का गठन किया। सरकार आपकी 2 प्रकार की होती है मेरे भाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। जो राज्य सरकार होगा उसका प्रारूप ये होगा और केंद्र सरकार का प्रारूप ये होता है। इसके 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। आप ये भली बात समझ चुके कि राज्यसभा, लोकसभा से कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति उसे फाइनल टच देता है, सिग्नेचर करता है बाकायदा, और वो बिल पास हो जाता है। इसी प्रकार राज्य में क्या होगा? विधानसभा और विधानमंडल। यदि, इंपॉर्टेंट बात, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो देखो, क्योंकि कई राज्यों में, भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानमंडल 2 सदन का है। एक तो आपका विधान परिषद और एक आपका विधानसभा, 2 सदन है। बाकी राज्यों में एक ही सदन है मेरे भाई, 2 सदन नहीं है बाकी राज्यों में। बाकी राज्यों में, अपने उत्तर प्रदेश में है, हमें उत्तर प्रदेश से मतलब है, तो अपने उत्तर प्रदेश में ये चीजें है। अच्छा, एक चीज और रहेगी, देखो ये जो विधानसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे केवल, यूपी की जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 404 सीटें हैं, 404 सीटें विधानसभा की। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? फिर विधान परिषद की सीटें हैं 100। यूपी की बात कर रहे हैं मेरे भाई हम, केवल उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, क्योंकि मैंने बताया था हर राज्य के हिसाब से सदस्य होंगे और उन सदस्यों की सीटें बताई जाएंगी। ठीक, प्रॉपर सीट नहीं होती कि इतनी सीट होंगी या उतनी सीट होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बता दिया गया कि हर राज्य के हिसाब से अलग सीटें होंगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? 100 सीटें। और यूपी में विधानसभा की सीटें कितने हैं मेरे भाई? 404 सीटें। 403 प्लस 1 कही जाती है, 403 प्लस 1, तब जाके 404 बनती है। 404 अर्थात 403 तो आपके विधायक हो गए और एक आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति माना जाता है। ये सारी चीज हो जाती है आपकी। अब इसके बाद हम एक टॉपिक बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सब चीज आपके संज्ञान में होगी। केंद्र सरकार कहां से स्टार्ट होती है, कौन कौन इसमें आएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आर्टिकलों के माध्यम से, संविधान की मूलभूत समझ के साथ। तो इतना ही, आज हम इतना ही करते हैं मेरे भाई। अगली क्लास में हम आपको फिर मिलते हैं और फिर आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे नई नई, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी संविधान में। देखो तरीका होता है पढ़ने का सारी चीजें का। देखो आप समझ के कोई चीज पढ़ो और आप रटने के हिसाब से कोई चीज पढ़ो, मजेदारी नहीं है। रट्टाफिकेशन उसमें चलता नहीं दरअसल। आप रट कितनी देर तक सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगले दिन वो चीजें गोल होने लगती है ना, होच-पोच हो जाता है सारी चीजें। तो समझ के पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये ग्राफ आपका पूरा का पूरा संविधान को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देता है, बहुत चीजें आपको इसमें समझ में आ जाती है। आप इसे बनाना सीख लो, वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इनमें से निकल जाते हैं। ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में जो कार्यकाल है वो कितना होता है, उच्च सदन कौन सा होता है, निम्न सदन कौन सा होता है। और हाँ ये भी बात है, देखो ये निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है। मैंने एक बात बताई, ये जो सदस्यों की सीटों की संख्या है इनको छोड़ करके बाकी सेम टू सेम लोकसभा और जो राज्यसभा होगी उसका प्रारूप आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च सदन, स्थायी सदन, कार्यकाल इतना,
सब कुछ वही है। रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, सब कुछ वही है। ग्रीन कारपेट आपका यहाँ पर बिछाया जाता है, रेड कारपेट आपका यहाँ पर बिछाया जाता है। इसी प्रकार लोकसभा में भी ग्रीन कारपेट और राज्यसभा में भी रेड कारपेट, सबका सब वही प्रारूप है। कोई दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें हम बड़े ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम समझ के चलेंगे मेरे भाई। संविधान जिंदगी में नहीं भूलने के, एक बार पढ़ लोगे तो ठीक। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं भाई, ठीक। अगली क्लास में मिलते हैं एक टॉपिक के अनुसार, ठीक मेरे भाई। वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे भाई आप लाइक जरूर करना, चीजों को शेयर करना, क्लास को शेयर करना। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक भाई। परेशान नहीं होना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा सारा संविधान।